हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति और आज हम 10th बोर्ड का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। हिंदी में इसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन कहती है कि इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन, इस टाइप का कोई भी व्यंजक अगर आपको दिखेगा तो उसे हम बहुपद या पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या है इसमें? a0 x टू द पावर n, उसके बाद एक पावर कम हो गई a1 x टू द पावर n माइनस 1, फिर a2 x टू द पावर n माइनस 2, पावर्स कम होते होते x टू द पावर n माइनस n यानी 0 तक चली गई। ठीक है, इस टाइप का कोई भी व्यंजक, इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, हिंदी में उसे बहुपद कहेंगे। कंडीशन क्या है कि x की जो पावर आप लगा रहे हो, जो n आप लगा रहे हो, वो होल नंबर के सेट से लगाना है, मतलब 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक कोई नंबर लगाना है। दूसरी बात, जो कॉफिशिएंट्स आगे आ रहे हैं, जो गुणांक आ रहे हैं आगे, वो रियल नंबर के सेट से होने चाहिए। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जो हम इमेजिन कर सकते हैं, 3/4, 4/2, 3/6, 4/5, 0.4, √5, ये सारे जो हैं रियल नंबर के एग्जाम्पल हैं। तो जो ये a0, a1, a2 ये लगाए गए हैं, इनकी वैल्यूज जो हैं वो रियल नंबर के सेट से ली जा सकती हैं। ठीक है, अभी इनके कुछ एग्जाम्पल देखें। ये एक बहुपद है 2x + 1। क्या ये एक बहुपद है? ये एक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि x की पावर जो है वो 1 आ रही है। जो n हमने लिया है ना, n की जगह पे 1 है। ठीक है, इसलिए हम इसको बहुपद कहेंगे। चेक करो एक बार, x टू द पावर n है यहाँ पे x टू द पावर 1 है। उसके बाद कम करनी थी पावर, तो 1 के बाद क्या आएगा? 0 ही आएगा ना, एक एक पावर कम करनी है। तो x टू द पावर 1 है, उसके बाद में कुछ नहीं आया x की पावर, इसका मतलब x की पावर यहाँ पे 0 थी। ठीक है, तो इस तरीके से कम होते होते इसमें भी n माइनस n तक चलता है, इसमें भी ऐसा ही है, 1 उसके बाद में 0। ठीक है, सेकेंड चीज हमें चेक करनी है कि जो गुणांक आ रहे हैं वो रियल नंबर है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे ये रियल नंबर है कि नहीं। 2 आ रहा है इसमें गुणांक, इसमें 1 आ रहा है, मतलब कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों ही रियल नंबर है, इसलिए ये बहुपद का एग्जाम्पल है। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बता रही हूँ जो बहुपद नहीं है। ये बहुपद का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की जो पावर आ रही है वो होल नंबर के सेट से नहीं आ रही है। ये होल नंबर है, ठीक है, इसके सेट में 0 1 2 3 पूरे पूरे डिजिट्स हैं, और यहाँ जो पावर आ रही है वो √2 है। ठीक है, इसलिए हम इसको बहुपद या पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो ये तो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ये नहीं है। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है कि x की जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स होने चाहिए, तभी हम उसे बहुपद या पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अभी बहुपद के हमारे पास में 3 टाइप्स हैं, जो मेनली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है उसमें लीनियर, सेकंड है क्वाड्रेटिक, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जब आप n की जगह पे 1 लेते हो, उस केस में जो पॉलिनोमियल या बहुपद बनता है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे जो मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ बताया, ये लीनियर पॉलिनोमियल का ही एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि x की जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो 1 आ रही है। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 आ रही हो, हाईएस्ट पावर यही तो होगी, उसके बाद तो कम होती जाती है। तो x की हाईएस्ट पावर जिस पॉलिनोमियल में 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है, इसका हिंदी नाम है रैखिक बहुपद। ठीक है, कैसा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा? n की जगह यहाँ 1 रख के देखो, a0 x टू द पावर 1, फिर a1 x टू द पावर 1 माइनस 1, ऐसा होगा। तो ये हो गया a0 x प्लस a1 x टू द पावर 0। तो x टू द पावर 0 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। x टू द पावर 0 1 होता है, और 1 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है, इसलिए ये a0 x प्लस a1 हो जाएगा। अभी यहाँ एक चीज ध्यान देने लायक है, a0 जो है, a0 और a1 रियल नंबर के सेट से होने चाहिए ना। तो अगर हम a0 की जगह पे 0 ले ले वैल्यू, तब भी ये बहुपद होगा, लेकिन उस केस में ये लीनियर बहुपद नहीं होगा, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने a0 की जगह पे 0 वैल्यू ली तो उस केस में ये टर्म तो हट गई, 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 हो गया, बचेगा सिर्फ ये। ठीक है, और हमने डेफिनेशन में क्या कहा कि लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 रहती है। ठीक है, अगर हम इस टर्म को ही हटा देंगे तो x की हाईएस्ट पावर 1 थोड़ी रहेगी, सिर्फ ये कांस्टेंट आएगा और x की हाईएस्ट पावर 0 रहेगी। इसके साथ में x नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0 है।
ठीक है। इसलिए इस कोफिशिएंट का, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसका नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। तो a0 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में n की जगह पे 2 रखा जाता है, मतलब जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की यानी x की हाईएस्ट पावर आपको 2 मिले वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब ये a0 a1 a2 ये सिर्फ सिंबल्स हैं, आप इनकी जगह पे कुछ और भी लिख सकते हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ऐसी होती है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, x² का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगा। x की हाईएस्ट पावर अगर 2 रहेगी ही नहीं तो क्वाड्रेटिक कैसे कहेंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे मैंने a0 a1 a2 ना लिख के abc लिख लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी ये रियल नंबर के सेट से ही आ रहे हैं, ये सिर्फ सिंबल है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो होता है x, उसकी हाईएस्ट पावर 3 रहती है। तो ये हो जाएगा ax³, फिर एक कम करें bx², फिर एक और कम करें cx प्लस d, जहाँ पे ये जो a आ रहा है ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज सोचने लायक है कि a0 तो नॉट इक्वल टू 0 है, क्या हम a1 0 ले सकते हैं, या फिर यहाँ भी हमने a को नॉट इक्वल टू 0 लिखा, क्या b और c 0 ले सकते हैं हम। यहाँ भी हमने जैसे a नॉट इक्वल टू 0 लिखा, b c d 0 हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। आप इन बचे हुए टर्म्स को 0 ले सकते हो, लेकिन x की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो ये वाले जो टाइप का नाम है ये खत्म हो जाएगा। अगर आप क्यूब का ये टर्म ही हटा दोगे तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल थोड़ी कहलाएगा। x² का जो टर्म है अगर वो 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक थोड़ी कहलाएगा। ये दोनों हट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नहीं हटना चाहिए, ठीक है। आगे इसके 2 टाइप और हैं, जिसमें से एक टाइप है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये जीरो पॉलिनोमियल है, दैट्स इट। उसके बाद है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सिर्फ एक नंबर आएगा, कोई भी रियल नंबर अगर आप लिखते हो तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हिंदी नाम है अचर बहुपद। हिंदी में सबको पता होगा अचर किसको कहते हैं, अचर होते हैं नंबर सारे, ठीक है। तो जैसे 2 3 4 या 1/2 ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। इनके साथ में x की पावर आई नहीं है, इसका मतलब है x की पावर 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो जिन पॉलिनोमियल्स में x की हाईएस्ट पावर 0 होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 होती है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल या अचर बहुपद कहे जाते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया, एक बार के लिए मैं x की जगह पे वैल्यू पुट करके देख रही हूँ। x की जगह पे मैं वैल्यू रख रही हूँ -1/2, ठीक है। वैल्यू रख के देखो, 4 -1/2 का स्क्वायर 4 -1/2 + 1, ये हुआ 4। -1/2 का स्क्वायर करें तो ये होगा 1/4, ये हुआ 4 -1/2 + 1, ये कैंसिल हुआ तो यहाँ बना 1, ये कैंसिल हुआ तो यहाँ बना 2 + 1, 1 + 1 2 -2 = 0। क्या देख रहे हैं हम कि x की जगह पे -1/2 वैल्यू रखने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। तो इस नंबर को, इस वैल्यू को पॉलिनोमियल के लिए क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है जिसके लिए दिया गया पॉलिनोमियल 0 वैल्यू प्राप्त कर ले, यानी 0 वैल्यू अचीव कर ले, उसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का एक तरीका होता है, यहाँ पे जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, द्विघातीय बहुपद, अभी जो मैंने आपको टाइप बताए उसमें से ये टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका हिंदी नाम है द्विघातीय बहुपद। 2 घात है ना, इसलिए द्विघातीय बहुपद। तो 0 यहाँ तो मैंने x = -1/2 लिख दिया, पर ये आया कहाँ से, इसका एक प्रोसेस होता है। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 0 निकालने को बोला जाए तो कैसे निकालोगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे
उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ मैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, जो भी गुणांक है, और जो कांस्टेंट टर्म, जो लास्ट टर्म दे रखी है हमें, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार साइड में हम लिख लेते हैं। तो 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और बाद में बीच वाली टर्म को लिखते हैं, एक्स का जो एक्स की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे, वो भी 4 है। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर्स सोचने हैं जिनका जोड़ या बाकी मतलब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने से ये नंबर आ जाए, ये बीच वाला नंबर आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से यानी गुणा करने से ये वाला नंबर आ जाए। ठीक है, करो। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखेंगे, और इनके लिए अभी क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की हो तो आपको नहीं समझ में आएगा कि हमें क्या नंबर्स लेने चाहिए। एक बार आप 4-5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि यहाँ पे वो नंबर्स क्या हो सकते हैं। अगर मैं 2 और 2 ले लूँ तो उस केस में उनका एडिशन भी 4 होता है और मल्टीप्लिकेशन भी 4 होता है। तो ये 2 और 2 काम में कहाँ लेने हैं, ये जो बीच वाला नंबर है इसको इन दोनों नंबर्स की फॉर्म में तोड़ना होता है। मतलब 4x को हम ऐसा लिख देंगे प्लस 2x, और लास्ट वाली टर्म को एज इट इज लिख देंगे। क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखी, लास्ट टर्म एज इट इज लिखी, बीच वाली टर्म के वो टुकड़े किए जो हमने नंबर सोचे हैं। ठीक है, अभी भी ये 4x ही है, देखो 2x + 2x 4x, हमने इसको तोड़ के लिखा है। अब हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इन दोनों का पेयर बनाएंगे, 4x² + 2x इसको अलग लेंगे और इसको अलग लेंगे। ठीक है, अभी इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन लो, 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 2x + 1, यहाँ पे 1 कॉमन है, अंदर बचेगा 2x + 1 = 0। ठीक है, अभी ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों में से फिर से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट वाली चीज हमारे पास में हमेशा कॉमन आएगी, क्योंकि ये सेम आएगी। जब आप ये प्रोसेस करोगे तो ये चीज सेम आएगी। अगर ये चीज सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट वाली चीज को कॉमन ले लेते हैं, अंदर जो भी बचता है उसको लिख लो, 2x + 1 = 0। ठीक है, अभी ये दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 कब होता है, जब कम से कम एक नंबर खुद 0 हो। ठीक है, इसका मतलब है इन दोनों में से कम एक नंबर तो 0 होना ही है। तो पहले हम इस फर्स्ट वाले नंबर को 0 लेके देखते हैं, इससे हमें x की वैल्यू मिलेगी। x के लिए सॉल्व करो इसको, 1 उधर जाएगा -1 और 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में चला जाएगा, -1/2। ये एक 0 हो गया। कहने का मतलब कि आप अगर ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद वो 0 आएगी। वो हमने करके देखा है। ठीक है, जो सेकंड फैक्टर है, जो सेकंड इसका टुकड़ा है वो भी सेम ही है, 2x + 1। इसलिए अगर आप दूसरे वाले को भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आना, -1/2। कई केसेस में ये दोनों अलग अलग आते हैं तो उस केस में 2 जीरोस निकलते हैं अलग अलग, कई बार दोनों सेम निकल जाते हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा। क्योंकि पावर 2 है इसलिए 2 जीरोस आए, दोनों जीरो सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जीरो सेम है, -1/2 -1/2। ठीक है, अभी अगर हमें, ये तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 निकालने का तरीका है, आपसे से ज़्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिलहाल पूछा जाएगा 10th लेवल तक। अगर हमसे लीनियर पॉलिनोमियल यानी x की पावर जहाँ पे मैक्सिमम 1 होती है उसका 0 निकालने के लिए पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो स्टार्ट हमें ऐसे ही करना है, इसी को ले लेते हैं 4x + 1। ये वाले पार्ट से हमने लीनियर पॉलिनोमियल बना लिया, x की हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल का यानी रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। अब हमें इसका 0 निकालना है। क्या करना होता है, किसी भी बहुपद का 0 निकालने के लिए आपको उसको 0 के बराबर तो रखना ही है। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर रख लो। अभी तो आसानी से सॉल्व हो सकता है, आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, 1 को उधर ले जाओ -1, फिर 4 को उधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई से ये डिवाइड में चला जाएगा, ये 0 आ गया। कहने का मतलब अगर ये वैल्यू इसमें पुट की जाए तो आंसर आपका 0 आएगा। करके देख लो, x की जगह -1/4 इसमें रख के देखो,
प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, -1 + 1 = 0। ठीक है, इसका मतलब ये इसका 0 है। अगर आपको अपना आंसर चेक करना हो तो आप वो वैल्यू उस बहुपद के अंदर वापस रख के देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर सही है या गलत है। यहाँ पे x की पावर 1 थी, हाईएस्ट पावर, इसलिए एक ही आंसर आया, एक ही वैल्यू आई है x की। यहाँ पे x की पावर 2 थी, इसलिए 2 बार x की वैल्यू आ रही थी। इस केस में तो जैसे सेम हो गया था, x की डिफरेंट वैल्यूज भी आती हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुपद की जितनी घात होती है, जितनी पावर होती है, उतने ही जीरोज आते हैं, मैक्सिमम उतने जीरोज आते हैं। अब वो जीरोज सेम हो सकते हैं, वो जीरोज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहने का मतलब हमें जीरोज और जो गुणांक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, यानी द्विघातीय बहुपद के जो गुणांक है, गुणांक किनको कहते हैं, इनको A B C, तो इनमें और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उस पर ये टॉपिक है हमारा। तो इसके लिए हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी टाइप्स एक्सप्लेन करते टाइम। तो ये कोफिशिएंट्स है इसके a, b और c। अभी हमें क्या बोला है कि हमें रिलेशन बताना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जीरोज, इसके जीरोज, और कोफिशिएंट, इसके जो ये कोफिशिएंट्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोज हैं। 2 जीरोज क्यों होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। जितनी पावर होती है उतने ही जीरोज आते हैं, वो सेम हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे सेम भी आ सकती है, डिफरेंट भी आ सकती है। ठीक है, हमने मान लिया कि किसी दिए गए पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास में 2 जीरोज आए, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है कि दोनों जीरोस का अगर आप सम करोगे, यानी जोड़ करोगे, तो वो जोड़ -b/a के बराबर होती है। ये -b, ये वाला b और a। ठीक है, और अगर आप उनका मल्टीप्लाई करते हो तो वो c/a के बराबर होता है। यहाँ से c लेंगे और यहाँ से a लेंगे। इधर से भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि a ≠ 0 क्यों लिया गया। एक रीजन तो ये था कि x⁴ जो है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक यानी द्विघातीय बहुपद नहीं रहेगा। दूसरा रीजन ये है, यहाँ देखो अल्फा + बीटा का रिलेशन बताया कि अल्फा + बीटा -b/a के बराबर है। अगर ये 0 हो गया तो ये चीज़ तो इनफाइनाइट हो जाएगी ना, कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। क्योंकि ये रिलेशन सच है, ट्रू है, इसका मतलब a ≠ 0 ही लेना पड़ेगा। ये भी एक रीजन है इसका। ठीक है, तो ये 2 जो फॉर्मूलाज हैं, ये 2 जो रिलेशंस हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब हमें ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस का सम यानी जोड़ आपको दे रखी है और गुणा आपको दे रखा है। मतलब अल्फा + बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फा बीटा भी दे रखा है। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला काम में लिया जाता है। ये वो फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है। अगर आपसे क्वाड्रेटिक यानी द्विघातीय बहुपद पूछा जाए जिसके जीरोस की जोड़ और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा आपको दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो, तो उसका फॉर्मूला ये है, x⁴ माइनस अल्फा + बीटा, जो भी जोड़ है वो यहाँ लिखा जाएगा, × x + अल्फा बीटा। यहाँ पे कई लोग गलती करते हैं या माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो जो जोड़ है अल्फा + बीटा, यही तो दिया है। सम ऑफ जीरोज इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 2। सम दे रखा है -3 और गुणा दे रखा है 2। तो x² माइनस अल्फा + बीटा की जगह -3 लिखेंगे और यहाँ x लिखेंगे प्लस अल्फा बीटा जो कि 2 है। तो ये हो गया x² + 3x + 2। तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज जो हैं उनका सम -3 आएगा और प्रोडक्ट जो है वो 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघातीय बहुपद जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 थी, जो मेरा थर्ड टाइप था पॉलिनोमियल टाइप्स में, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, उसके जीरोज और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है।
तो गुणांक ये होते हैं, कोफिशिएंट ये हैं, और इसके जीरोस कितने होंगे, 3 पावर है इसलिए 3 जीरोस होंगे। तो वो 3 जीरोस हम मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। इन तीनों की वैल्यू सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, 2 की वैल्यू सेम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें बताना है रिलेशन क्या है इन तीनों में और इन गुणांकों में, इन कोफिशिएंट्स में रिलेशन क्या है। तो अगर आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हो तो उसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आएगी। ये वाला बी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन ए। अगर आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करते हो तो इसकी वैल्यू नेक्स्ट सी अपॉन ए आएगी। थर्ड आप अल्फा बीटा गामा करते हो तो इसकी वैल्यू आपके पास में माइनस डी अपॉन ए आएगी, ठीक है। अब यहाँ 2 में माइनस, 1 में प्लस है, कैसे याद रखें, पहले माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, ठीक है। तो ये 3 रिलेशन होते हैं जो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में होते हैं। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जीरोस के और कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब हमें एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल का भाग देना है। नंबर्स के भाग हमने सीखे हैं, अब पॉलिनोमियल्स के भाग देख लेते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन है हमारे पास में, इस पॉलिनोमियल को 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 2 से। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, द्विघातीय बहुपद, और ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, ये एक घातीय बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो हमने 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को अंदर लिख लिया और x प्लस 2 को बाहर लिख लिया। यहाँ पे सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है हमें, पॉलिनोमियल्स को लिखते टाइम ध्यान देना है कि x की पावर घटते क्रम में होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। कहने का मतलब x की पावर 2 आई, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0, ऐसा होना चाहिए। यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए, x की पावर 1 आई उसके बाद x नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0 है, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म देखेंगे और इसकी फर्स्ट टर्म देखेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म में इस फर्स्ट टर्म का डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब 2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म यानी x से, ठीक है। तो x से x स्क्वायर कट हुआ और हमारे पास में आंसर आया 2x। उस 2x को आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, भागफल में ये चीज़ आ रही है तो यहाँ लिखना ज़्यादा इजी रहता है, आप यहाँ भी लिख सकते हो इसको। तो 2x आया हमारे पास में, इस 2x को जो भी नंबर यहाँ आया, जो भी चीज़ हमारे पास में यहाँ आई, उसको लाइन से इन चीज़ों से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। तो 2x का मल्टीप्लाई पहले x से होगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x इंटू x, तो x की एक पावर 1 यहाँ है, एक पावर यहाँ है, 1 और 1 2 पावर हो गई, जुड़ गई पावर। 2x को अगर आप x से मल्टीप्लाई करते हो तो x की पावर 1 और 1 2 हो गई ना, तो 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड टर्म से, जितनी टर्म्स यहाँ पे हैं सबसे मल्टीप्लाई करेंगे और लिखते जाएंगे। तो 2x को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये हो गया 4x। हमें लिखते टाइम इस चीज़ का ध्यान देना है कि x के नीचे x वाली टर्म ही आनी चाहिए, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली टर्म ही आनी चाहिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो भी नीचे वाला ये चीज़ आई है उसके साइन चेंज करेंगे। ये जो चीज़ है फर्स्ट टर्म जो है ये प्लस की है, इसको माइनस लिखेंगे, और ये जो टर्म है ये प्लस की है, इसको माइनस लिखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, इसको समझने के लिए आप एक्चुअल डिवीजन लिखो एक बार। हम कोई सिंपल सा डिवीजन लेते हैं, मान लो 15 को 5 से डिवाइड करना है, 3 टाइम हुआ और हमने यहाँ 15 लिखा। ये 0 कैसे आया, ये 0 तब आया जब हमने इस 15 में से ये 15 माइनस किया, है ना। तो वही डिवीजन का बेसिक जो रूल है वो यहाँ भी चलता है कि इसके नीचे जो आपने चीज़ लिखी वो एक्चुअल में माइनस करनी होती है ऊपर वाले में से। मतलब इस पूरी टर्म के आगे एक माइनस लगा हुआ था, तो वो माइनस जब अंदर गया तो अंदर वाली टर्म्स के उसने साइन चेंज कर दिए। तो पहली टर्म प्लस की थी माइनस हो गई, दूसरी टर्म प्लस की थी माइनस हो गई। तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि जो भी टर्म्स नीचे आ रही है उनके साइंस अपोजिट कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपकी हमेशा कैंसिल होती रहेगी। सेकेंड टर्म में आ रहा है प्लस का 3x और माइनस का 4x। अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास में माइनस का x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस का 1। ये जो टर्म बच गई उसको एज इट इज उतार देंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो +1 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा।
फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, इस फर्स्ट टर्म में इस फर्स्ट टर्म का डिवाइड करेंगे। करके देखो, -x में x का डिवाइड किया, -1 आया, x तो कट हो गया, इस -1 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इस -1 का फर्स्ट से और सेकेंड से मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखते जाएंगे। तो -1 का अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x आएगा, -1 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 आएगा। फिर से वही करेंगे हम, टर्म्स खत्म हो गई, अभी साइन चेंज करेंगे, माइनस की जगह प्लस, इधर माइनस की जगह प्लस। तो फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होती है, आप देख सकते हो -x और +x है, कैंसिल हो गया, ये प्लस का 1 और प्लस का 2, 3। ठीक है, क्या हम अभी भी डिवीजन आगे बढ़ा सकते हैं? डिवीजन तब खत्म होता है जब रिमाइंडर जो है भाग देने वाले नंबर से छोटा हो जाए, उस केस में डिवीजन खत्म हो जाता है ना। तो वैसा ही यहाँ पे होता है, डिवीजन तब खत्म होगा जब x की जो यहाँ पावर आ रही है वो इस पावर से छोटी आने लग जाए। क्यों? हमें इस x की पावर 1 का भाग देना है इस इधर वाली पावर में। x की पावर 1 तो नीचे रहेगा और ऊपर हमारे पास में जब बड़ी पावर होगी तभी तो कोई वैल्यू आएगी ना। तो यहाँ पे x की पावर 0 आ रही है, तो x की पावर 0 में x की पावर 1 का भाग नहीं दे सकते। इस केस में आपका जो आंसर है वो 1/x हो जाता है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। कहने का मतलब जिस भी टर्म से आप डिवाइड कर रहे हो उसमें x की पावर देख लो, x की पावर जितनी भी है उस पावर से कम जब पावर आने लग जाती है तो उस केस में हम डिवीजन को रोक देते हैं, वो हमारा शेषफल हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। तो ये हमारा डिवीजन हो गया, ये भागफल है, क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के बाद में हमारा पॉलिनोमियल्स का ये जो चैप्टर है ये एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।